हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्ज़ाम मोड। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? ये है आपका इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 5 और आज हम कवर करने वाले हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। इन दोनों टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको बड़े ध्यान से देखनी है। इसमें सिर्फ हम उतना ही आपको बताएंगे जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये वीडियोस आपकी हेल्पफुल रहेंगी यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डीपीएसपी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में गिवन है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके पार्ट 4A में गिवन है, ठीक है जी। डीपीएसपी के आपके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 36 to 51 और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम डिटेल से नीचे जानेंगे। पहले तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि डीपीएसपी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डाला था। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी को उठाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया था। ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज। जैसे कि आपका पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है, तो उस लॉ को किस रूल बुक के हिसाब से बनाना है, मतलब क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या उसका ब्लूप्रिंट रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पहले ही बता दिया है कि आपको जो डीपीएसपी में जैसे प्रोविजंस दे रखे हैं, कोशिश करनी है आपको कि लॉ आपका जो हो वो उससे मिलता जुलता हो, ताकि मेन जो आपके सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनको फ़ायदा हो। सबसे मेन कॉन्सेप्ट इसका यही होता है डीपीएसपी का, ठीक है जी। तो आपकी जितनी भी इंडिया में पॉलिसीज़ होती हैं वो इर्द गिर्द आपके डीपीएसपी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डीपीएसपी का। तो अब डीपीएसपी के बारे में आपसे यूपीएससी आईएएस में 2013 में और 2020 में दो स्टेटमेंट आती हैं जो आपके सीडीएस या फिर एनडीए एग्जामिनेशन में रिपीट हो सकती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको थोड़ा ध्यान से देखनी है। डीपीएसपी को यूपीएससी 2013 में आपके पूछा गया था दैट डीपीएसपीज आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस। तो हाँ जी, ये गवर्नेंस के लिए बिल्कुल फंडामेंटल आपकी यूनिट्स होती हैं। तो डीपीएसपी आपकी फंडामेंटल यूनिट होती है फॉर गवर्नेंस। ये आपको याद रखनी है, ये आपकी स्टेटमेंट एग्जाम में रिपीट हो सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट में कही गई है दैट डीपीएसपी इज टू इन्फ्लुएंस मेकिंग ऑफ लॉज। जैसा कि मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट में समझाया कि डीपीएसपी आपकी इन्फ्लुएंस करती हैं लॉ मेकिंग को, ठीक है। ये 2020 में यूपीएससी आईएएस की प्री में स्टेटमेंट बनी थी, तो आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट रिपीट हो सकती है, तो थोड़ा इसे ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें दिया गया है दैट योर डीपीएसपी रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गिवन था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन था उसकी कुछ छवि आपको डीपीएसपी में नज़र आएगी। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपका हो गया है जहाँ से स्टेटमेंट बन सकती है। अगर ऐसी बनती है तो उसको आपको राइट टिक करके आना है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अगला हमारा है कि डीपीएसपी डील करता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट से। एक पुलिस स्टेट हमारा इंडिया नहीं है, बल्कि हमारा इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, ऐसा आपके डीपीएसपी कहता है, ठीक है जी। तो डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट की बात करता है, बल्कि पुलिसिंग स्टेट की बात नहीं करता है। सेम आपका यूपीएससी 2020 में स्टेटमेंट बनी थी डीपीएसपी से। देख रहे हैं डीपीएसपी कितना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आईएएस में इससे क्वेश्चन आता है और आप लोगों के एग्जाम में भी क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट ऐसी कभी आपके एग्जाम में रिपीट हो सकती हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा अलग से उठा के आपको दिए रखी हैं ये। तो थोड़ा इसे ध्यान से देखिए। तो हमारा पॉलिसिंग स्टेट नहीं होगा, बल्कि हमारा एक वेलफेयर स्टेट होगा, ऐसा आपका डीपीएसपी कहता है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें आपको याद रखनी है दैट योर डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल, मतलब कि कोर्ट ऑफ लॉ में ये आपकी नॉन जस्टिसिएबल होती हैं आपकी डीपीएसपी सॉरी, लेकिन ये हेल्प करती हैं कोर्ट को लॉज को एग्जामिन करने में। मान के चलिए पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाए हैं और उसको कोर्ट चाहे तो डीपीएसपी की हेल्प लेके उस लॉ को एग्जामिन कर सकता है कि वो सही है या नहीं है। अगर कोर्ट चाहे, उसको लगता है कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग है, तो कोर्ट उसे स्ट्रक डाउन कर सकता है। ये
आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन आपकी ओवरऑल डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल होती हैं, ऐसी स्टेटमेंट अगर आती है तो आपको वो सही टिक करनी है। DPSP does not constitute limitation upon legislative or executive function. However, it guidelines state। ठीक है जी। यहाँ लिख रखा है कि आपकी जो पावर जो होती है आपकी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की, उसको आपका डीपीएसपी लिमिट नहीं करता है, बल्कि उसे एक रास्ता दिखाता है। ये चीज़ दे रखी है। डीपीएसपी एक तरीके से आपको रास्ता दिखाने का काम करता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए, बल्कि उसकी पावर को लिमिट नहीं कर सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये डीपीएसपी से बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो ये ओवरऑल डीपीएसपी की जितनी बेसिक जानकारी थी जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था, ये मैंने आपको बता दिया। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं जो कि डीपीएसपी से डील करते हैं। आपका आर्टिकल नंबर 36 कहता है, ये डिफाइन करता है द टर्म स्टेट। स्टेट टर्म को डिफाइन करता है आपके कि आखिर आपकी जो डीपीएसपी होगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ होंगी, उसमें जो स्टेट की बात करी गई है कि हाँ जी ये स्टेट को लागू करनी होंगी आपकी डीपीएसपी समय समय पर जैसे वो डेवलप होगा, तो वो कौन से स्टेट की बात करता है? ये सेम उसी स्टेट की बात करता है जो कि हमने फंडामेंटल राइट्स में कवर किए थे। आपको फंडामेंटल राइट्स वाली वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें देख लीजिएगा, मैंने उसमें स्टेट के बारे में बहुत ढंग से बताया है। वहाँ से आपको स्टेट की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। वैसे मोटा मोटा आपको बता दूं कि स्टेट में आपका आता है पार्लियामेंट, आता है स्टेट लेजिस्लेचर, आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आती हैं, आपके ओएनजीसी आती है, गेल आती है, सेल आती है, और वो प्राइवेट बॉडीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रही हैं वेलफेयर के लिए, वो भी आपके स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। आपकी विलेज पंचायत हो गई, जिला परिषद हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी जो होती हैं ये आपकी स्टेट के अंडर में आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन आपके आर्टिकल नंबर 36 में गिवन है। ठीक है जी। अगला है हमारा आर्टिकल नंबर 37। ये कहता है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इंक्लूड डीपीएसपी डायरेक्टिव्स इन देयर पॉलिसीज़। ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो जो भी लॉ बनाए उसमें आपके डीपीएसपी को ज़रूर इंक्लूड करे। ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 37 में गिवन है। अब हमारे इंडिया में जैसा ट्रेंड चलता आ रहा है कि हमारे डीपीएसपी को जनरल डिवीज़न में 3 भागों में बांटा गया है। ऐसा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं गिवन है, बस ये जनरल डिवीज़न है। जैसा आपको पता होना चाहिए कि एक है आपका सोशलिस्टिक, सेकंड है आपका गांधीयन, और थर्ड है आपका लिबरल। इन 3 डिवीज़न में आपके डीपीएसपी को बांट दिया गया है सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल। अब तीनों के अंडर में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आते हैं वो हम देख लेते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वैसे मोस्टली आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आर्टिकल्स पूछे जाते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। बाकी डीपीएसपी आप लोग खुद से कवर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर अमेंडमेंट हुआ है, जहाँ से यूपीएससी ट्विस्ट करता है चीज़ों को, जहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं सोशलिस्टिक डीपीएसपी। सोशलिस्टिक डीपीएसपी एक तरीके से बात करता है कि समाज का उद्धार होना, हमारी जो सोसाइटी है उसका अपलिफ्टमेंट होना, वो सारी जितनी भी आपकी डीपीएसपी दे रखी हैं वो सब आपके सोशलिस्टिक डीपीएसपी के अंडर में आएंगी। गांधीयन डीपीएसपी के अंडर में आएंगे। आपके गांधी जी के जो थॉट्स, उनके जो विचार थे, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डीपीएसपी में डाला था, वो आपके गांधीयन डीपीएसपी के अंडर में आती हैं। लिबरल आपके जो मॉडर्न थॉट्स थे, मॉडर्न वैल्यूज़, वेस्टर्न वैल्यूज़, जिसके विचारधारा के हिसाब से हमको अपना फ्यूचर देखना है, वो सारे आपके लिबरल डीपीएसपी के अंडर में डाले गए हैं। तो ये तीनों डिवीज़न है, जनरल डिवीज़न। अब सोशलिस्टिक डीपीएसपी के अंडर हम देख लेते हैं। आपका आर्टिकल नंबर 38 में अब एक अमेंडमेंट होता है बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये क्या कहते हैं? दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम, टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज़ इन स्टेटस। स्टेट की ड्यूटी होगी कि वह इनकम जो आपकी इनइक्वालिटी है उसको बहुत ही ज़्यादा लिमिट करे, और साथ ही साथ आपकी जो स्टेटस की इनइक्वालिटी है उसको भी कम करे। ये आपकी स्टेट की ड्यूटी होगी। इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद आर्टिकल नंबर 38 में डाला गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए।
ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है और आर्टिकल भी पूछ सकता है कि इस आर्टिकल में ये दे रखा है। तो ये चीज़ डीपीएसपी के अंदर गिवन है और ये सोशलिस्टिक डीपीएसपी का एक एग्जाम्पल है। अगला हमारा आर्टिकल नंबर 39 में एक चेंज होता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, डैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए आपकी स्टेट काम करेगा कि बच्चों की आपकी डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 39 में गिवन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 39A, ए मीन्स अमेंडमेंट। 39 के अंदर अमेंडमेंट करके एक अलग से प्रोविज़न डाला गया जिसमें लिखा गया इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड। ये आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। डैट स्टेट की ड्यूटी होगी कि सभी को वो इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करे और फ्री लीगल एड, उसको फ्री लीगल जो सर्विस होती हैं वो गरीबों को जो अपने आप कैपेबल नहीं है उनको प्रोवाइड करना आपकी स्टेट की ड्यूटी है। ये आपके आर्टिकल नंबर 39A में प्रोविज़न है। ठीक है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद जोड़ा गया था। अगला है आर्टिकल नंबर 43A, पार्टिसिपेशंस ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट। ये आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद आर्टिकल 43 में जोड़ा गया था 43A के तहत, जिसमें लिखा है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा इंडस्ट्री की मैनेजमेंट के लिए। वर्कर्स का जब पार्टिसिपेशन आपकी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के लिए होगा तो उसमें आपके बोथ वर्कर्स और आपके जो मैनेजमेंट स्टाफ होती है और साथ ही साथ आपकी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं और एम्प्लॉयर्स होते हैं, ये दोनों वर्ग आपके खुश रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश करी गई कि दोनों में समांतर बनाने के लिए आपका आर्टिकल नंबर 43A जोड़ा गया कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन आपके इंडस्ट्री मैनेजमेंट में भी होगा। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद जोड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम्पल्स है आपके सोशलिस्टिक डीपीएसपी के। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकता है, क्योंकि यहाँ अमेंडमेंट हुए थे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको पता होने चाहिए थे। आगे हम चलते हैं अब गांधीयन डीपीएसपी में। गांधीयन डीपीएसपी में हमारे गांधी जी के विचारों को डाला गया था। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं आइए देख लेते हैं। तो गांधीयन डीपीएसपी में आपके आर्टिकल नंबर 43B देखिए कैसे आता है। आर्टिकल नंबर 43 में अमेंडमेंट करने के बाद 43B आता है जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्मेशन की बात करी गई। ये कहता है कि स्टेट की आपकी ड्यूटी होगी कि वह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन करे। आपके गांधी जी हमेशा बात करते थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्मेशन के बारे में, जिसकी वजह से इसे जनरल डिवीजन ऑफ गांधीयन डीपीएसपी में रखा गया है। ये आपके 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। यूपीएससी 2020 में एक स्टेटमेंट बनती है, बहुत ही तगड़ी स्टेटमेंट आती है और कई लोग इसे गलत करके आते हैं। सेम अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाती है तो आपको ये याद रखनी है, अगर याद रहेगी तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कहता है कॉमन एग्रीमेंट्स बिटवीन गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म इज़ द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक है जी, आपके गांधी जी भी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे, सेम आपके मार्क्स भी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते थे। तो दोनों जी का हाँ जी ये सेम कहना था, एक कॉमन एग्रीमेंट की बात करी गई है। तो ये आपके डीपीएसपी से रिलेट करता है। ठीक है जी, डीपीएसपी से रिलेट करता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछी गई थी, तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये गांधीयन डीपीएसपी से रिलेट करती है, तो इसे थोड़ा याद रखिएगा। सेम ऐसी ही यूपीएससी 2015 में एक स्टेटमेंट आती है, डीपीएसपी स्पेल्स आउट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन कंट्री। हमारे इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्पेल करने के लिए या फिर उसको कहते हमारे इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए डीपीएसपी आपकी बहुत ज़रूरी है। ये आपके यूपीएससी 2015 में स्टेटमेंट बनी थी, तो सेम आपके एग्जाम में भी बन सकती है। ये गांधीयन डीपीएसपी का एक एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये गांधीयन डीपीएसपी से यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछेगा तो मोस्टली आपके ये अमेंडमेंट जो आई है उससे पूछेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब लिबरल डीपीएसपी की बात करते हैं।
लिबरल डीपीएसपी में आपके वो विचार आते हैं जो मॉडर्न थॉट्स हैं, मॉडर्न वैल्यूज़ हैं, वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, उनको जो आपके डीपीएसपी के अंडर में डाला गया है वो आपके लिबरल डीपीएसपी के अंडर में आएंगे। इसमें आपका आर्टिकल नंबर 45 कहता है प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 14। आपके 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करी गई है कि स्टेट की ये ड्यूटी होगी कि ऐसा वो करे। ये आपके 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद डीपीएसपी में डाला था, ये आपको पता होना चाहिए। ये लिबरल डीपीएसपी का एक एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 48A। ये बात करता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के सेफगार्ड के बारे में कि स्टेट की ये ड्यूटी होगी कि वह समय समय पर ऐसे प्रोविज़न बनाता रहेगा जिसकी वजह से आपका फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन होता रहे। ये आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट डीपीएसपी से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये लिबरल डीपीएसपी का एग्जाम्पल है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल नंबर 50 और आर्टिकल 51। ये दोनों इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इस आर्टिकल नंबर 50 में गिवन है डैट इंडिया में आपकी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो वर्क होगा वो सेपरेट होगा। ठीक है जी, इन दोनों की जो पावर्स होंगी और जो भी इनका वर्क एटमॉस्फेयर होगा और काम का जो दायरा होगा वो दोनों अलग होंगे, वो सेपरेट होंगे, ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 50 में गिवन है। सेम आपके यूपीएससी 2020 में स्टेटमेंट पूछी गई थी और होपफुली आपके एग्जाम में भी आगे ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है जी, आर्टिकल 51 के बारे में यूपीएससी प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो सकता है। देखिए आर्टिकल 51 कहता है डैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस ट्रीटीज और सिक्योरिटीज जो भी होती हैं वो प्रमोट करना आपकी स्टेट की ड्यूटी होगी और ऐसा वो आर्टिकल नंबर 51 के थ्रू कर सकता है। ठीक है जी, और आपके जो स्टेट हैं अगर इंडिया ये ऑर्डर दे दे, मतलब यूनियन आपका यह ऑर्डर दे दे, तो आपका स्टेट वो जो इंटरनेशनल पीस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, प्रोविज़न बनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ गिवन है। ठीक है जी, तो ये था आपके डीपीएसपी के जो इम्पोर्टेंट लिबरल, गांधीजम और सोशलिस्टिक के आर्टिकल्स थे, वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे इंडिया में शुरुआत से ही टसल बना रहा है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को लेके। एक बहुत लंबी डिबेट आपके जुडिशरी और आपके लेजिस्लेटिव में चली, आपके पार्लियामेंट और जुडिशरी में एक काफ़ी लंबी बैटल चली थी। ठीक है, जिसके बाद कुछ चीज़ें क्लियर होकर आई कि हाँ जी आपका डीपीएसपी बड़ा है या फिर आपका फंडामेंटल राइट बड़ा है। अगर दोनों समान है तो कैसे समान है और कौन से केस में बात करी गई, आइए थोड़ा ध्यान से देखते हैं। साल है आपका 1951 और चंपकन दुराईराजन जो केस आपका होता है उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट जो आपके हैं वो मच मच बिगर दैन डीपीएसपी हैं। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स आपके डीपीएसपी से काफ़ी बड़े हैं। तो और एक बात साथ में और कहता है दैट फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, और साथ ही साथ आपके फंडामेंटल राइट अमेंड करे जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बात आपके चंपकन केस में कही थी। और गोलकनाथ केस 1967 में आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी। अगर आपको कोई डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करनी है तो आप फंडामेंटल राइट्स में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट में बदलाव नहीं कर सकते हैं। देखिए डीपीएसपी में एक आपके बात लिखी गई है कि वेलफेयर स्टेट की बात करी गई है और समान संसाधन जितने भी आपके रिसोर्सेस है उसका स्टेट कोशिश करेगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन फंडामेंटल राइट में आपके आर्टिकल 19 में एक प्रोविज़न था राइट टू प्रॉपर्टी का। राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार ये कहता था कि कोई जितनी चाहे उतनी भूमि अपने पास, ज़मीन अपने पास रख सकता है, इसकी उसे कोई मनाही नहीं होगी। और आर्टिकल 14 कहता था रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता था, ताकि और इसके साथ ही साथ वो जो आपके भूमि का जो अधिकार था उसको लेके आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनके पास प्रोविज़न था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, हम चाहे तो जितनी ज़मीन चाहे उतनी ज़मीन अपने पास रख सकते हैं। बल्कि इंडिया में गवर्नमेंट रिफॉर्म करना चाहती थी ताकि वो लैंड काफ़ी जिन लैंडलेस जो लोग थे उनके पास भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ताकि उनका भी जीवन बसेरा हो सके।
ऐसा हमारी गवर्नमेंट सोच रही थी, लेकिन गोलकनाथ केस में आपके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडमेंट फॉर डीपीएसपी। अब सरकार के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। तब सरकार आपका 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई। इसमें सरकार ने आपके आर्टिकल नंबर 31C डाला है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 31C इसमें डाला और कहा आपके दैट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी फंडामेंटल राइट आपके अमेंड करे जा सकते हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने आपके कह दिया साफ साफ सरकार ने। देखिए यहाँ जुडिशरी और लेजिस्लेटिव की बैटल चल रही है ना, तो सेम लेजिस्लेटिव ने अब ऐसा प्रोविजन कर दिया कि हाँ जी हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं डीपीएसपी इंप्लीमेंट कराने के लिए, और इसे कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। तो आपके 39 और बी और 39C क्या कहता है ये समझ लेते हैं पहले, तब आगे बताता हूँ। 39B आपका कहता है, ये डायरेक्ट करता है डायरेक्टिंग द स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट द कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। मतलब कि आपके जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए आपके स्टेट के जितने भी लोग हैं उसके अंडर में, ताकि आपका एक कॉमन गुड क्रिएट हो सके, ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। ये आपका 39B कहता है। आर्टिकल 39C आपका कहता है दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना आपकी स्टेट की ड्यूटी होगी ताकि ओवरऑल पब्लिक का बेनिफिट हो सके। ये 39B और 39C कहता है। तो यही प्रोविजंस आपके डीपीएसपी में डालने के लिए सेम आपका लेजिस्लेटिव ने कहा कि हाँ जी हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। और कौन से दो राइट आपके अमेंड करने थे? पहला इसमें आपका राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो आर्टिकल नंबर 19 में गिवन था, इसको अमेंड करने की सरकार बात कर रही थी, तभी वह लोगों को वेलफेयर कर सकती थी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके। तो और साफ साफ ये भी कह दिया कि कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट आता है आपका केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपके सेकंड प्रोविज़न जो इसका था ऊपर 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का, उसको स्टक डाउन कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। और तो फिर यहाँ पर उसने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन भी दी कि हाँ जी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बदलाव होगा तो आपके बदलाव हो सकता है, लेकिन आपके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ये भी आपके लेजिस्लेटिव को याद रखना पड़ेगा, ऐसा आपके सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा। और ऊपर 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के सेकंड प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसने कहा जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब कोई भी आपका जो लॉ है वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उसके बाद आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है सरकार और कहती है डेट योर डीपीएसपी आपके फंडामेंटल राइट्स से बड़े हैं। डीपीएसपी आर मच मच बिगर देन फंडामेंटल राइट्स। ऐसा सरकार क्यों करे थे? क्योंकि उसको डीपीएसपी इम्प्लीमेंट कराना था, इसीलिए वो कह रहे थे कि फंडामेंटल राइट से ये बड़े हैं। इसका मतलब डीपीएसपी को हम इंडिया में प्रभाव में लाने के लिए कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डीपीएसपी सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। आपकी कह रही सरकार आपको इसमें कहना चाहती थी कि डीपीएसपी हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी में है। ठीक है जी, फंडामेंटल राइट से वो काफ़ी बड़े हैं। तो उसके बाद अब कुछ ज़्यादा ही हो चुका था, तो आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट आया है मिनर्वा मिल्स केस 1980। यहाँ पर जाके फिर मैटर सॉल्व होता है, जहाँ पर आपके सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी मस्ट को एग्जिस्ट इन हार्मनी लाइक टू व्हील्स ऑफ सेम कैरियर। मतलब कि आपके रथ के दो पहिए हैं फंडामेंटल राइट्स और आपकी डीपीएसपी, और ये दोनों को एग्जिस्ट करने चाहिए भारत में, तभी हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो आपकी मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही। और साथ साथ ये तो कहा ही उन्होंने फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डीपीएसपी, हाउएवर आर्टिकल नंबर 39B and article number 39C are much bigger than fundamental rights given in article 14 and article 19। ठीक है जी, ये भी आपके साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी कह दिया, ताकि एक तरीके से एक बैलेंस बन सके। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम ओवर डीपीएसपी, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स फॉर डीपीएसपी। आपके पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है आपके डीपीएसपी इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ऐसा आपके मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया।
तब जाके हमारा मैटर यहाँ पर रिजॉल्व होता है आखिरी में। तो मिनर्वा मिल्स केस एक लैंडमार्क जजमेंट था, जहाँ पर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को हारमनी बनाने की बात आपके सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये कॉन्फ्लिक्ट था आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में। ये जितने भी केसेस में क्या क्या हुआ मैंने आपको बता दिया है। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको याद है तो आपका गलत नहीं होगा। तो ये फाइनली आपका अब डीपीएसपी का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं गिवन नहीं थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई जिक्र नहीं था। इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, इंसर्ट करी गई आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये 1976 में आया था, जो कि आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के बाद करी गई थी। इसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 51A इसमें इंसर्ट किया गया, जो आपके पार्ट 4A में आता है। अमेंडमेंट के बाद पार्ट 4A में आर्टिकल 51A इंसर्ट किया गया, जो डील करता है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। ये थी बेसिक बात। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी हैं वो इंस्पायर्ड हैं यूएसएसआर थे। कहाँ से इंस्पायर्ड हैं? अर्स्टवाइल यूएसएसआर जो था, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट लिया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। 1976 में आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी एक बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड करने के लिए कि हाँ जी हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। तो उसने रिकमेंड किया कि हाँ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी चाहिए। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई। कितनी थी शुरुआत में? 10 थी। उसके बाद 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो आपकी है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक और जोड़ी गई, तो टोटल हो गई आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। 11वीं आपकी थी चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड, कि बच्चों के एजुकेशन के लिए उनके पेरेंट्स और साथ पेरेंट्स की भी ड्यूटी होगी कि अपने बच्चों के एजुकेशन की तरफ वो ध्यान दे। ये चीज़ आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। तो टोटल हो गई आपकी 11। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस था। अब एक चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, योर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसिएबल। जैसे आपकी डीपीएसपी था नॉन जस्टिसिएबल, वैसे भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसिएबल होती हैं विदाउट लीगल सेंक्शन। मतलब कि इसको लागू कराने के लिए आपका जो स्टेट होता है वो कोई लीगल रास्ता नहीं अपना सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये ड्यूटी होती है जो एक सिटीजन के अंदर से खुद फीलिंग्स आनी चाहिए कि हाँ जी हमारे देश के प्रति या फिर हमारे समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है, वो हमें फॉलो करनी है। वो चीज़ फंडामेंटल ड्यूटी में गिवन है, जिसको लीगली आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नो लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट करती है। और एक चीज़ इसमें आपको याद रखना है, डेट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। कई बार आपसे स्टेटमेंट बन सकता है कि हाँ जी वोट करना आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आपको याद रखना है दैट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ये इंपॉर्टेंट था। और जो आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी जहाँ से क्वेश्चन वो उठा सकता था, जिस चीज़ से आपको ट्विस्ट कर सकता है यूपीएससी, जहाँ आपको फंसा सकता है, वो चीज़ मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपको बता दी। मोस्टली वो आपसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो जोड़ी गई थी वो पूछता है, और स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में पूछता है। तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इसके ऊपर हमने डीपीएसपी बहुत ही ढंग से कवर किया। अगर ये वीडियो आपको फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इससे पहले पॉलिटी के 4 लेक्चर बनाए हैं, जहाँ पर हमने प्रियम्बल, उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में अच्छे से जाना है। तो उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद आप ये वीडियो देखने के बाद आगे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम पॉलिटी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरी कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।